Yo, 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 हेलो एंड वेलकम बैक टू द एमर्स अकेडमी। स्वागत करता हूँ आप सभी का तहे दिल से अपने और आपके प्यारे एमर्स अकेडमी चैनल पे। प्यारा तो है लेकिन शेयर और लाइक ठोकने में तुम्हारी जान जाती है। कोई बात नहीं, समझ रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। सॉरी फॉर द डिले वीडियो। मतलब मुझे पता है ये वीडियो शायद 3-4 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन बाद शूट हो रही है। और अगर मैं आज का भी हाल बताऊँ, वैसे 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा मुझे काम पड़ रहा था। अभी का भी मैं हाल बताऊँ तो 22 नवंबर रात के 1:19 के ऊपर हो चुका है। ठीक है, रात के 1:30 बजे मैं लिटरली वीडियो शूट कर रहा हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही है ना यार, सुबह स्कूल वाले बहुत जल्दी बुला रहे थे। कुछ दिनों से कंटिन्यू काम चला था और संडे को फिर मैं सो गया, बस सोता ही रह गया। तो संडे को मेरी हिम्मत हुई नहीं कि अब कुछ भी काम करें। तो मैंने डिसाइड किया कि यार करना ही है तो करना ही है। अभी मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा छोड़ो, करना है, पढ़ाना है, यूट्यूब चलाना है तो चलाना है। ऐसी तैसी दुनिया की रात हो रही है, सुबह हो रही है, उठो और काम पे लग जाओ। सबसे शांत पता है, अभी तुम लोगों को आवाज़ नहीं आ रही हो तो बहुत अच्छा है, वरना मैं मानूंगा पूरा एरिया सन्नाटे में। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें अपना स्टूडियो टूर भी कराऊंगा और बाहर के भी नज़ारे दिखाऊंगा कि मैं रात में ही कर रहा हूँ शूटिंग। तुम्हें भरोसा तो होगा नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो बिना किसी मतलब तुम समझ जाओ कैरी मिनाटी के साथ बिना किसी बकवास के साथ हम शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर विच इज़ ऑन ग्रेविटेशन। ठीक है, तो आज की क्लास जो होने वाली है वो होने वाली ग्रेविटेशन के ऊपर। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रेविटेशन का बेसिक समझा दिया था। ओके, ग्रेविटेशन की बेसिक को आपने आई गेस अच्छे से समझा हो। ठीक है, अब मूविंग ऑन फर्दर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था। भैया हमारे न्यूटन साहब लेके आए थे। कौन लेके आए थे? न्यूटन साहब लेके आए थे। जहाँ तक मेरी बात है, न्यूटन साहब बड़े अच्छे साइंटिस्ट हैं, कोई बुरी बात नहीं है। सेब गिरा, थोड़ी सी बहुत बुद्धि ख़राब हो गई थी, बाकी तो बहुत कुछ काम करेगा। ठीक है, अब न्यूटन साहब का कहना क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात को। ओके, न्यूटन साहब कहते हैं कि अर्थ पे या कोई भी दो बॉडीज़ ले लो आप, यूनिवर्स में ले लो। मतलब मैं बात कर रहा हूँ दो प्लैनेट्स के बीच की भी बात कर सकते हो। तुम बात कर सकते हो, तुम्हारे सामने दो मटके रखे हुए हैं, मतलब दोनों आसपास में आपस में हैं, कनेक्टेड हैं। तुम बात कर सकते हो अर्थ का किसी ऑब्जेक्ट पे, मतलब हम अर्थ पे बैठे हुए हैं, हमारी बात की जा सकती है। बात हो सकती है एक कार का अर्थ के रेस्पेक्ट में, एक बॉल का एक बैट के रेस्पेक्ट में। हर दो बॉडीज़ जो आपस में एक दूसरे के पास में है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एक बॉडी चाइना में रखी है, एक बॉडी इंडिया में रखी, नहीं, मेरे ही पास में। जैसे एक मार्कर ये रहा और एक मार्कर ये रहा, दो मार्कर मेरे पास हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, इन दोनों के बीच में अकॉर्डिंग टू न्यूटन इन दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है साहब? एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा है। अब तुम कहोगे सर फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, पर ये चिपक कहाँ रहे? ये मैग्नेट थोड़ी ना है। मैग्नेट होती तो आप कह रहे हो कि इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है। मैग्नेट में भी आप यही कहते हो कि इन दोनों चीज़ों के बीच में फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों चीज़ों के बीच में फोर्स लग रहा है तो ये दोनों चीज़ें तो आपस में जुड़ जानी चाहिए। हाँ, जुड़ जानी चाहिए। फिर ये दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये फोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कम होता है। और इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको दूसरी भाषा में ग्रेविटी भी कहा जाता है। अब तुम कहोगे यार मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में भी बड़े अच्छे समझाया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे बहुत कम लग रहा है, वरना चिड़िया उड़ नहीं पाती और तुम बॉल को कभी ऊपर नहीं फेंक पाते, ना ही तुम कभी जंप कर पाते। वरना क्या होता, तुम वहीं के वहीं पर खड़े रह जाते और एक ही जगह पर जमे रह जाते। अब होता क्या है, मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ ली, मैं कह रहा हूँ कि मैंने एक और चीज़ ली। जैसे मेरा हाथ ही ले लो, मेरे हाथ का इस पर्टिकुलर मार्कर के साथ में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसा न्यूटन ने कहा। बिल्कुल कहा, न्यूटन ने कहा तो न्यूटन कोई गलत थोड़ी ना कह रहा, न्यूटन बिल्कुल सही कह रहा है। न्यूटन ने कहा देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ इन पैरेलल या विच आर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। ठीक है, दोनों बॉडीज़ के बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स का नाम दिया है ग्रेविटेशन फोर्स। क्या नाम दिया उसका? ग्रेविटेशन फोर्स। इसी ग्रेविटेशन फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रही है तो साथ ही यूनिवर्स में प्लैनेट्स के बीच में भी लग रही है, बिल्कुल लग रही है। ये ग्रेविटी ही मेन है जो हमें सन के चारों ओर घुमा रही है, जो मून को अर्थ के चारों ओर रोटेशन करा रही है, और यही इकलौती रिस्पॉन्सिबल है जो तुम्हें जो वीडियो देख रहे हो उसे इस टाइम पे उसकी कुर्सी पे, बेड पे, पलंग पे, खटिए पे बिठाए रखी हुई है। नहीं तो अभी हवा में उड़ रहा होता, फ़ोन कहीं उड़ रहा होता और फिर वीडियो चल रही होती मेरी साइड में।
समझे। ग्रेविटी मेन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, तुम्हें मुझे, जो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, किस लिए खड़ा हूँ, ग्रेविटी की वजह से। प्लेन्स आसमान में उड़ रहे हैं, किसकी वजह से उड़ रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये प्लेन एटमॉस्फेयर को छोड़ के निकल जाता, हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर से निकल जाता और एक पर्टिकुलर प्लेन पॉइंट पे जाके बाय बाय कह देता। ठीक है, तो ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट तो लग रहा है, यानी ग्रेविटी क्या है, एक ऐसा फोर्स है जो दो बॉडीज़ के बीच में लग रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब यहीं से डिस्कवरी होती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, जिसको हम न्यूटोनियन ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी हमारे न्यूटन साहब ने करी थी। ठीक है, इसकी डिस्कवरी हमारा न्यूटन करता है, तो वो ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ पे या यूनिवर्स में कहीं पे भी, अर्थ पे या यूनिवर्स में कहीं पे भी अगर एक बॉडी है, वो दूसरी बॉडी के साथ में, दो पर्टिकुलर बॉडी के बीच में एक पर्टिकुलर फोर्स लगेगा और उनके बीच में क्या होगी, एक रिलेटिव डिस्टेंस होगी ही होगी। अगर मैं बात करूं, सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे ऊपर चंदा मामा देखता है, नो डाउट सबको दिख रहा है चंदा मामा घूम रहे, चंदा मामा घूम रहे, हम भी घूम रहे। हम किसके रेस्पेक्ट में घूम रहे हैं, हम घूम रहे सन के रेस्पेक्ट में। सन हमें घुमा रहा है और हम चांद को घुमा रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी को छोड़ के भाग नहीं रहा। ना तो हम सन को छोड़ के जा रहे हैं, ना चांद हमें छोड़ के जाने वाला है। बिल्कुल सही बात है, ना सन हमें छोड़ने वाला है, ना चांद हमें छोड़ने वाला है। दोनों हम सन के आसपास हैं और चांद हमारे आसपास है। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लग रहा है, ये लग रहा है दो बॉडीज़ के बीच में। मतलब दो बॉडीज़ हैं, हमने कंसिडर कर लिया। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने एक बॉडी कंसिडर कर ली विथ m1 मास, एक बॉडी कंसिडर कर ली m2 मास। ठीक है, दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो गया r। ठीक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन साहब क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब, पहली चीज़ ये है कि फोर्स जो है दो बॉडीज़ के बीच में, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के प्रोडक्ट के इक्वल। मतलब जो फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, या मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकता हूँ अभी के लिए, क्योंकि दोनों बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द प्रोडक्ट ऑफ मासेस बिटवीन द टू बॉडीज़, द प्रोडक्ट ऑफ मासेस बिटवीन द टू बॉडीज़। और हमें एक और चीज़ पता चलती है कि ये फोर्स जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज़ नॉट रेडियस, इसको कोई भी रेडियस मत समझ लेना। ठीक है, रेडियस नहीं समझना, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े मास ले रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको रेडियस बोल दूंगा। नो, इट इज़ एक्चुअली द डिस्टेंस, नॉट द रेडियस। ठीक है, ये डिस्टेंस है, इसको आर से डिनोट किया जाता है। तुम बोलोगे मैं डी से भी कर दूंगा, लो तुम्हारी इच्छा, क्योंकि कई बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने देखा है, मैंने लास्ट टाइम भी एक बार पढ़ाया था इसको, तुम्हें नहीं, जब स्कूल में पढ़ाया था तब भी वहाँ पे ये हुआ था, आर लिखा है वहाँ पे ना, डिस्टेंस दी गई थी। सर मुझसे पूछने लगे सर रेडियस कहाँ है, रेडियस कहाँ है, रेडियस कहाँ है। मैंने रेडियस थोड़ी ना होती है, ग्रेजुअल डिस्टेंस है बिटवीन टू बॉडीज़। ठीक है, अब क्या हुआ, दो बॉडीज़ के बीच की डिस्टेंस की बात करी जा रही है। ठीक, अगर मैं कंबाइनली देखूँ तो मुझे क्या समझ आता है कि जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस, क्योंकि दोनों फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला, यहाँ से हम फोर्स को इक्वल कर सकते हैं। ओके, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर। ओके, अब जब ये डिस्टेंस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो कहानी क्या कहती है, कहानी साहब ये कहती है कि फोर्स इज इक्वल्स टू, अब हम जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे हम लगाएंगे एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी सेम m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, नथिंग डिफरेंस। जस्ट मैंने क्या किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया, इक्वल लगाया, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा दिया, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हमें ये मिल गया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है साहब, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह रहा है कि फोर्स जो है वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज विच आर इन attraction or which are in gravitation, and the force will also be in inversely proportional to the square of distance between them। बस अब तुम कहोगे सर ये तो हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाल लिया, लेकिन इससे हम फोर्स को कैसे निकालेंगे कि दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स कैसा लग रहा है। यार इसी फॉर्मूले को रखना हमेशा ध्यान, स्टार लगा रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, इस फॉर्मूले का हमेशा ध्यान रखना। ये फॉर्मूला तुम्हारी किस्मत बदल देगा, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आते हैं ना जो फोर्स के बारे में पूछे जाएंगे तुमसे, वो सारे इसी क्वेश्चन से रिलेट कर देंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, मैंने एक क्वेश्चन बोला, रैंडमली क्वेश्चन बोलता हूँ कि यार एक काम करो, मुझे बताओ कि मैं बोलता हूँ अगर आपको कि मुझे बताओ, एक मैंने ले ली अर्थ, क्या ले ली मैंने, अर्थ,
और दूसरा मैंने ले लिया एक बॉल जो अर्थ पे रखी हुई है, ठीक है। अर्थ का मास, मतलब अगर मैं m1 अर्थ का मास लेता हूँ तो वो कितना ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और बॉल का मास लेता हूँ वो बहुत कम होगा। तो अर्थ बॉल पे कैसा फोर्स लगाएगी, तो तुम क्या कहोगे, सर अर्थ बॉल पे कैसा फोर्स लगाएगी, ये डिस्टेंस तो है ही नहीं उनके बीच में, क्योंकि ये दोनों तो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो डिस्टेंस क्या है, 1 ले लो। मास ऑफ अर्थ कितना ज़्यादा, तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी कि कम होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 केस समझे। पहला मैंने अभी तुम्हें बताया, ये हमें खुद ही दे रहा है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है d स्क्वायर के। यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जानते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है बच्चा, सिंपल सी बात कि अगर ये बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है ये बढ़ रहा है, दोनों साइड्स इक्वल हो जाती है। मतलब अगर मैंने मासेस के प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, यानी दोनों के मास ज़्यादा हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने डिस्टेंस बढ़ा दी तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा, और डिस्टेंस को कम कर दिया तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा। सीधी सी बात, यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा है, खत्म। इसका सिंपल सा फंडा समझना है। देखो मैं समझाता हूँ। तुम अर्थ पे खड़े हो, ठीक है, मैं अर्थ पे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर लेता हूँ, जैसे तुम्हारी बात कर लेता हूँ। तुम अर्थ से कांटेक्ट पे हो, ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा क्योंकि डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम रहने वाली है, ग्रेविटेशन फोर्स सबसे ज़्यादा लगेगा। मैंने तुम्हें रॉकेट के थ्रू में ऊपर भेजा, अपर एटमॉस्फेयर में, थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक लेयर के पास में, जहाँ पे अभी भेजते ना, शायद इलॉन मस्क का रॉकेट भेजता, मुझे याद है, नाम भूल गया मैं अभी उसको, क्या बुलाया जाता है पता नहीं, अभी एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बट उसमें भेजा जाता है जिसमें अभी जेफ बेजोस भी गए थे, ठीक है, कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज़ आर्टिकल में पढ़ा था। तो वहाँ पे 12 मिनट के ट्रैवल पे थे। अब वहाँ पे क्या था, डिस्टेंस बढ़ चुकी है। अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बढ़ चुकी है, डिस्टेंस बढ़ गई तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाता है, इसलिए तो वहाँ पे लोग हवा में तैर रहे होते हैं, हवा में वो लोग उड़ ही रहे होते हैं ना। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हो गई वहाँ पे, क्या हो गई, डिस्टेंस कम हो चुकी, वो ज़्यादा हो चुकी है, और फोर्स की वैल्यू, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू वहाँ पे कम हो जाएगी। मैं मास की बात करूँ, यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, 30 ग्राम का, 30 ग्राम का पत्थर मैंने ज़मीन पे रख रखा है। अरे दिमाग लगाओ यार, 30 ग्राम का पत्थर तो मैं यूँ ही ज़मीन से उठा दूंगा, लेकिन वहीं पे 30 किलो का पत्थर रखा होगा, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा बट उठा दूंगा। 300 किलो का पत्थर होगा, नहीं उठा पाओगे। क्यों? क्योंकि मास बढ़ जाएगा तो ग्रेविटेशन फोर्स भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यही 300 किलो का पत्थर चांद पे होता तो माइट देयर आर सर्टेन चांसेस, आई डोंट नो इफ़ आई कैन लिफ्ट, बट देर आर चांसेस कि वो अर्थ से तो ज़्यादा ही हल्का होगा, मे बी आई कैन लिफ्ट इट अप। और अगर मैं किसी और प्लेनेट की बात करूँ जहाँ पे ग्रेविटी और कम हो, तो पक्का है वो 300 किलो का पत्थर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, और ये 30 ग्राम तो मैं फूंक मार के उड़ा दूँ, शायद उससे भी हल्के में उड़ जाए, मेरे चलने पे ही उड़ जाए मेरे पैरों की हवा से। समझे मेरी बात को? तो ये कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, कि जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस रहेगा, यानी अगर मासेस बढ़ा, मतलब अगर मासेस बढ़ा दिए जाएंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगा, अगर डिस्टेंस बढ़ा दी जाएगी तो ग्रेविटेशन फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, अब आगे हम समझेंगे इस जी के बारे में। ओके, अब हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी की यूनिट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? यूनिट डाल देता हूँ बड़े प्यार से, यूनिट ऑफ जी विच इज़ नोन एज ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अच्छा, अगर यूनिट ऑफ जी की बात करूँ, देखो फॉर्मूला क्या कहता है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है, F इज टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। मैं याद रखना, बुक्स में ये आर ही लिखा होगा, जहाँ तक मुझे याद है बुक्स में आर ही लिखा होता है, बट कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि पता है अभी क्या होगा, मेरे कमेंट सेक्शन में कोई कूदते भटकते आएगा, अरे कपड़ा कहाँ फेंक दिया, मेरे एक सेकंड, यस, बॉडी बिल्डर अच्छा, मेरे कमेंट सेक्शन में कोई कूदते पदकते मत आना, इसको आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बुक्स में हमारी आर लिखा है, डी क्यों लिखा है। देखो साफ सी बात बता रहा हूँ, इसको आर न लिखने की वजह यह है, लोग इसको रेडियस समझ बैठते हैं। बहुत बड़ा डाउट आता, पता नहीं न्यूटन ने क्या सोच के डाल दिया था आर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। भैया डी डाल दो, बच्चों के लिए ईजी पड़ता है। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में पता है एक बार हुआ था, कोई था बच्चा, उसने मेरे से पूछा, शायद 9th क्लास की लड़की है एक, बड़े अच्छे सवाल पूछती है, वो तो वीडियो देखती भी नहीं मेरे, शिवानी नाम है उसका, हाँ शिवानी, उसने पूछा था मेरे से, सर इसको आर क्यों लेते हो, उसको डी क्यों नहीं लेते, तो मेरे को लगा था यार पढ़ती तो है ठीक है, तो मैं नहीं आता, एक छोटा सा डाउट रहता है आर डिस्टेंस में, और समझाने में टीचर भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आर को बेसिकली हर कोई रेडियस डिनोट करता है, उसको डिस्टेंस से कौन डिनोट करता है, फिर जो कन्फ्यूजन बैठता है वो इतना बैठता है, इससे सबसे बेटर है डी लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से बात है, अगर देखो मैं तुम्हें साफ कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें तब भी समझाया था, जिस चीज़ को निकालना है उसी का फॉर्मूला बना लो। यहाँ पे क्या निकालना है तुमको, जी का फॉर्मूला बना लो, G इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर अपॉन m1
m2, ये m1 m2 का प्रोडक्ट ऑफ मासेस नीचे चल जाएगा, ये d स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब इसकी यूनिट निकालने के लिए देखो हम यूनिट सिर्फ SI में निकालते हैं। मैं तो भैया SI का वो हूँ भक्त, तो मैं SI का ही निकालने वाला हूँ। नहीं मैं श्री राम जी का भक्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं SI यूनिट निकाल देता हूँ, ठीक है। अब मुझे अगर इसकी यूनिट निकालनी है, खुद सोचो, F बोले तो फोर्स, F बोले तो फोर्स है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। जी साहब, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की यूनिट होती है भैया मीटर, याद है, क्योंकि मैं SI की बात कर रहा हूँ, मीटर। लेकिन डिस्टेंस के ऊपर लगा है स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया। अब मास 1 मास 2 kg इंटू kg, इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। जी की फाइनल वैल्यू क्या आई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये आ गई आपकी यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट, जी की यूनिट। सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है, लिखना यही है। कुछ उल्टा मत करे आना कि kg स्क्वायर को ऊपर लेके माइनस की पावर नहीं लगाई, वो मैंने इसको नीचे से ऊपर लिया ना, याद रखना। डिनोमिनेटर से वैल्यू ऊपर आती है तो नेगेटिव साइन लग जाता है, पावर नेगेटिव हो जाती है, बेसिक है, पता होना चाहिए, ठीक है। 9th में आ गए भाई, अब तो पता होना चाहिए। चलो, तो ये हो गई हमारी यूनिट ऑफ जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब ये यूनिट ऑफ जी जो है ना, एक बड़ी अच्छी चीज़ का डिस्कवरी करती है, ठीक है, समझाता हूँ। ओके, अब हमने यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट निकाल लिया। ये यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट या ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या बता रहा है कि भैया हमने ऐसा यूनिट को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, मेन निकालेंगे वैल्यू। हमें क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। देखो, इसको निकालने का अभी साइंटिस्ट साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी है, जी की वैल्यू विच इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अभी तुमने यूनिट निकाली थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, ये इसकी वैल्यू आती है। अब इसकी वैल्यू क्या कह रही है भाई साहब? इसकी वैल्यू ये कह रही है कि जो दो प्लैनेट्स हैं ना, या दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का, मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी? दो ऑब्जेक्ट्स ले लिया, मान लो एक 5 स्टार एक डेयरी मिल्क इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन फोर्स जो लगेगा वो इतना लगेगा। अब तुम कहोगे सर इतना क्यों? यही वैल्यू आएगी। मैं कहूँगा यार अगर मास बड़ा नहीं होगा ना तो यही वैल्यू आने वाली है। तुम कहोगे सर डाउट है। मैं कहूँ बिल्कुल सही बात है, बच्चे हो, पढ़ रहे हो तो डाउट आएगा, नहीं पढ़ोगे तो डाउट नहीं आएगा। अब मैं किसी के भी माइंड में डाउट आ जाएगा कि सर ऐसा आप कह रहे हो, मुझे एक एग्जांपल देके बताओ। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। एक केस लो जिसमें क्या करो, दो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, जैसे मान लो 1 किलो का आटा 1 किलो का चावल, या मैं 2 बॉल ले लेता हूँ, 1-1 किलो की दोनों बॉल ले ली मैंने। सिंपल सा, लोग ऐसे ही समझते हैं। मैंने मास 1 ले लिया 1 किलो, मैंने मास 2 ले लिया 1 किलो, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी कितनी ले लो? 1 मीटर। कितनी ले लोगे? मीटर। भैया सही की बात चल रही, किलोमीटर मत ले लेना, बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है। किलोमीटर दूर में ग्रेविटेशन फोर्स काम नहीं करता, फिर वो अपने अलग ही काम करेगा किसी और के साथ में। रिलेशन की बात है, पास में चलता है, लॉन्ग डिस्टेंस वाले बर्बाद हो जाते हैं, समझे। अब बात क्या आई, हम डालेंगे फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। देखो g की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 m1 आपने 1 ले लिया और d की वैल्यू 1 ले ली। भैया मुझे ये बताओ यहाँ से फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स कितना आ रहा है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। स्वाहा, पंडित ही बन जाऊँगा पूरा मैं तो पढ़ाते पढ़ाते। समझ आई मेरी बात? मतलब मैंने क्या किया, मैंने कोई ऐसा गहन कॉन्सेप्ट नहीं ले लिया, मैंने एक सिंपल सी बेसिक सी तुमसे बात करी। क्या बात करी कि यार मेरे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है, मैं अगर दो हल्के ऑब्जेक्ट्स को, हल्के मतलब लाइट ऑब्जेक्ट्स, लाइट मैं ये नहीं कह रहा 1 ही किलो का लो, तुम 5 किलो का लोगे उसका भी फोर्स ज़्यादा नहीं आने वाला, बहुत कम, क्योंकि 6.67 इंटू 10⁻⁻11 बहुत ज़्यादा छोटा फोर्स हो जाता है, इसलिए हमें कभी फील नहीं होता। मैं मेरे मार्कर को पकड़े हुए हो ना, मैं इसको छोड़ूंगा ही अपने आप मुझसे दूर भाग जाएगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशन फोर्स बहुत 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 ज़्यादा कम है। याद रखना, आउट ऑफ द 4 स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, 4 स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होते हैं, शायद एक
मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहता है, एक ग्रेविटेशन रहता है, एक हमारा जो मैकेनिकल फोर्स रहता है, ऐसे 3-4 हैं। इनमें से 4 में से सबसे वीक वाला जो है ना ग्रेविटेशन फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता ना तो भैया तुम स्पाइडरमैन बन चुके होते। तुम यहाँ से किसी भी चीज़ पर हाथ करते हो वो तुम पे चिपक जाती। समझे? स्पाइडरमैन वाला कॉन्सेप्ट से समझो। स्पाइडरमैन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, वो जाला फेंकता है, ठीक है। वो क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसके पास ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है। ऐसे इमेजिन करो, वेब हटा दो तो कोई भी चीज़ उससे अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब उसका ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स कम है, तभी तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने पास में अट्रैक्ट नहीं कर सकते। समझे मेरी बात को? इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स छोटे ऑब्जेक्ट्स पे कैसा लगेगा, कम लगेगा, और जितने ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट्स होंगे इन पे ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब ये तो बिल्कुल सही बात है सर, ग्रेविटेशन फोर्स छोटे ऑब्जेक्ट्स का हमें समझ आ गया, ठीक है। अब वैल्यू भी हमने जान ली। अब बात आती है सर, अब हमें आगे बताओ कि हम आगे कैसे समझें कि बड़े ऑब्जेक्ट, मतलब सॉरी भारी निकल गया स्क्रीन के। हाँ, अब छोटे ऑब्जेक्ट्स का तो हमने समझ लिया, अब हम बड़े ऑब्जेक्ट्स का क्या करें? कुछ मत कर, दिमाग है तेरे पास। एक बात बता, अर्थ है, अर्थ पे खड़ा है एक बंदा। कौन खड़ा है? एक बंदा, ठीक है। मान लो जो वीडियो देख रहा है, जो भी वीडियो देख रहा है ना, उसको अपना एग्जाम्पल ले लो। तुम अभी अर्थ पे बैठे हो, तुमने अपना फ़ोन पकड़ रखा, तुम बैठे हो। एक बात बताना, ठीक है, मैं बोलूँ अभी हवा में ऐसे उड़ के बता, उड़ के बता चल, चांस है? उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ग्रेविटी ने तुझे बड़े अच्छे से खींच रखा है, ग्रेविटी तुझे ऊपर नहीं जाने देगी जब तक तू ग्रेविटी पे कोई फोर्स नहीं लगाने वाला, ठीक है। अब तो कहेगा कि यार सर उड़ेंगे, कैसे उड़ेंगे यार, हम चिपके हुए हैं तो हम अपना हाथ भी क्यों मूव कर पा रहे हैं? अगर मैं खड़ा हूँ तो भैया मेरे सिर्फ फीट टच हैं, मेरे हाथ ऊपर हैं, दोनों हाथ, मेरी गर्दन ऊपर है, ऐसा होना चाहिए ना, मैं गर्दन ही चिपक जाए, मेरे हाथ ऐसे ज़मीन पर आ जाए, मैं ज़मीन पे चिपक जाऊँ। ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्या हो रहा है? मैं तो प्रॉपरली, मैं तो स्टेबल हूँ, खड़ा हुआ हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहाँ बात आती है बेटा, ग्रेविटी फोर्स तुम पे ज़्यादा लग रहा है। कैसे लग रहा है? मास के रेस्पेक्ट में। मैं किसके रेस्पेक्ट में बात करूँगा? मास के रेस्पेक्ट में। अर्थ बहुत बड़ी है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा हो गया। सेम फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, F = Gm1m2/d²। फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू वही 6.67 × 10⁻11। बट मैं मास ऑफ अर्थ लेता हूँ। किसका मास लेता हूँ? अर्थ का। मैं श्योर नहीं हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी शायद 6 × 10⁻24 kg कुछ मास है इसका, ठीक है। और मान लो तुम्हारा मास कितना होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा मान लो मैं तुम्हें ले लेता हूँ 100 किलो का। तुम खाते पीते ज़्यादा बैठे हुए देख रहे हो ना वीडियो, तो 100 किलो का तुम। डिस्टेंस तुम्हारे बीच में मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं 1 मीटर की डिस्टेंस लेके चलता हूँ। सॉरी मीटर नहीं डालूँ, 1 मीटर की डिस्टेंस मैं ले लेता। एक बात बताओ, तुम्हें 10⁻24 दिख रही है या 10⁻11 दिख रही है? ऑब्वियस ही बात है, इसमें से कितना बचेगा? 13 बचेगा। तो 10⁻13 मल्टीप्लीकेशन में 10⁻13 या 15 यहाँ पे हो गई भैया। 10⁻15 कितना ज़्यादा फोर्स, तो ऐसे ही लग रहा है फिर मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यूज़ बात की हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 10⁻15 न्यूटन का तुम पे एडिशनल फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स तुम्हें नीचे ही रखेगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा? अर्थ तुम पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगी। लेकिन मैं बात करूं कि यार अर्थ ने आप पे कर दिया, तो अगर मैं बोलूं कि साहब ये अर्थ जो है ये हम पे तो इतना कर रही है, जब हम कितने के हैं? 100 किलो के। सर आप एक काम करो, अर्थ और चांद का लेके देखो। मैं क्यों मना करूँगा? मैं कहूँगा ले ना बेटा, क्यों नहीं ले रहा? अर्थ और चांद का ले ले, बिल्कुल ले ले। चांद का मास शायद 7 × 10⁻23 आई गेस, पता नहीं, कम है, बहुत ज़्यादा कम है उसका, तो 12-13 के आसपास ही है, ज़्यादा नहीं है ना। बट दोनों मासेस को कंबाइन कर दो, अर्थ का मास, मून का मास, दोनों के मास को कंबाइन करके देखेगा तो दोनों के मास को कंबाइन करने के बाद में ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कितनी हाई चली जाएगी कि नहीं जाएगी? दोनों के मासेस को कंबाइन कर देगा तो ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कितनी हाई जाने वाली है। समझ आया मेरी बात को? कि जैसे जैसे हम मास को जोड़ते हैं वैसे वैसे ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता है। अब ग्रेविटेशन फोर्स तुम पे ज़्यादा नहीं लग रहा है, तुम पे तो बहुत नेग्लिजिबल लग रहा है। और जहाँ तक मैं बताऊँ तो मैं ग्रेविटेशन फोर्स जो हम पे लग रहा है वो ओनली 9.8 न्यूटन का है,
ओनली 9.8 न्यूटन का है। और जो उन पे लग रहा है ना, चांद पे, सूरज हम पे लगा रहा है, ये बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स है, क्योंकि मास की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। यूनिवर्स में दो ऑब्जेक्ट्स का ग्रेविटेशन फोर्स फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला ही लगेगा। तो मैं वो सिंपल बोलेगा, देखो ग्रेविटेशन कांस्टेंट यूनिवर्स में सेम रहेगा, फिक्स रहेगा 6.67 × 10⁻⁻11। मासेस चेंज हो जाएगा, वो तुम्हें एक मास देगा, दूसरा मास दे देगा और डिस्टेंस बता देगा। खत्म बात, सीधे ग्रेविटेशन फोर्स निकालना। और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। लास्ट में क्या लिख देना? एन, क्योंकि एन ने ही सब कुछ बनाया। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि अर्थ और मून के बीच में बड़ा अच्छा बॉन्ड है, ग्रेविटेशन फोर्स बड़ा शानदार वाला है, बहुत ही शानदार वाला। और अगर मैं बात करूँ हमारे, क्या बोल रहा था मैं, वो सन, हाँ सन और अर्थ के बारे में, इनका और ज़्यादा है, क्योंकि सन सिर्फ अर्थ पे ही नहीं लगाता, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो सब पे लगाता है। लेकिन अब एक बात बताऊँ, थोड़ा ध्यान देना, सन अर्थ पे लगा रहा है, डिस्टेंस कम है, मास सन का ज़्यादा है, अर्थ का कम है। अगर यही मैं बात करूँ थोड़ा बहुत रिलेटिवली, तुम जुपिटर तक या सैटर्न तक चल जाओ, ये प्लैनेट्स बड़े हैं, इन दोनों का, सन का और जुपिटर का मास देखा जाए तो ऑलमोस्ट, मतलब सन का तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जुपिटर का अर्थ के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लग सकता है, लेकिन थोड़ी सी डिस्टेंस भी बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत कम होकर वो बराबर तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि वहाँ का ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है रादर देन हमारे यहाँ के। ठीक है, इसलिए तो समझ आया आपको? अब तो आ जाना चाहिए भाई, पूरा डिटेल डीप में घुस के समझा रहा हूँ। ठीक है, एक बात याद रखना, मैं थ्योरी को पूरा घुस के समझाता हूँ एक्सट्रीम लेवल तक। ठीक है, एक एक लाइन जो मेरे पास लिखे हुए हैं, जो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, उनसे मैं निकाल के एक एक पॉइंट को समझा रहा हूँ, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बात याद रखना, जिसको थ्योरी आती है ना, वो न्यूमेरिकल तो पेलता है। ठीक है, न्यूमेरिकल पिलवाने के लिए मैं हूँ, बढ़िया मस्त न्यूमेरिकल करने हैं, कोई टेंशन मत लो, है ना भैया। रात के 1:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं रुकने तो नहीं वाला। हाँ, बस ये 3 दिन का गैप आया, आई एम सॉरी। ठीक है, हाँ तो यही बात है। आई होप सबको समझ आया हो। कोई भी डाउट हो बच्चा बेझिझक पूछना, कमेंट सेक्शन में डाल दे, सर इसका मतलब मैं समझा देगा। ठीक है, और इसके आगे तो बाकी अगली क्लास में हम मेन समझने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने क्या क्या लॉज दिए थे। अब ये मत कहना कि सर बहुत सारा सिलेबस कट चुका है, ये हो गया वो हो गया, मैं तो सभी पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं तो सभी पढ़ाऊँगा, क्योंकि नॉलेज और ज्ञान एक ही चीज़ होती है, और जहाँ से मिले बटोर लो, जितना मिले बटोर लो, काम ही आता है, कोई नुकसान नहीं करने वाला, समझे। तो आई होप सबको आज की क्लास में सब कुछ समझ आया हो, सराउंड साउंड उतना ज़्यादा ना रहा हो मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे आज बहुत शांति लग रही। ठीक है, और अगर ऐसा है तो मैं रात में ही वीडियो बनाया करूँगा, वे मच बेटर, दिन में बैठ के करूँगा एडिट। ठीक है, आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो गिव इट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। खूब सारा प्यार दें, आभार रहेगा आपका, अच्छा लगेगा भाई को तुम्हारे। ठीक है, और जहाँ तक रही रूम टूर की बात, तो स्टूडियो टूर दिखाता हूँ तुम्हें मेरा स्टूडियो। चलो, हाँ तो गाइस, तुम्हें मेरा यूट्यूब स्टूडियो देखना है, बहुत ही मेहनती स्टूडियो। ठीक है, साफ बात बताऊँ, ज़्यादा कुछ नहीं है ना। मेरे पीछे लगा हुआ है मेरा ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, हर बार ब्लैक बोर्ड निकलता है, स्कूल में पढ़ा के पागल हो गया मैं। ठीक है, मेरे पीछे मेरा वाइट बोर्ड है, पूरा दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो, ये रहा मेरा ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, इस पर शूट होती है सारी वीडियोस रख के। सामने देख लो एक चारपाई है जिसके परखच्चे निकले हुए हैं। ये मेरा प्यारा सा रुमाल जिससे मैं सब कुछ साफ कर लेता हूँ। 2-4 गन्ने हैं, भूख लगेगी तो खा लूँगा। और सामने ये तो एक्स्ट्रा सामान है, ये देख लो, यहाँ अपना बोर्ड, हीरा। पीछे की बात करूँ, वहाँ पे कूलर वगैरह पुराने आइटम रखे हुए हैं। नीचे है हमारा मनी प्लांट प्यारा प्यारा, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, ऐसा कोई हाई फाई नहीं है, बाकी तुम देख सकते हो। ये देखो सामने, समझ आ रहा है कैसे वीडियो शूट करता हूँ मैं। और बाहर के नज़ारे क्या दिखाऊँ, अभी तो दिख भी नहीं रहूँगा। देख लो, दिख रहा है, रात हो रही बिल्कुल, अभी तो क्या ही दिखेगा तुम्हें। समझ आया तुम्हें? यही है तुम्हारे सर का छोटा सा रूम टूर, कुछ भी नहीं है, सिंपल खाली। यहीं पे बनाता हूँ, यहीं पे पढ़ता हूँ, यहीं पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, और अभी रात में ठंड इतनी हो रही है ना, मज़ा आ रहा है। थोड़ी देर बाद चाय बना के पीऊँगा। अभी मेरे हिसाब से 2 बज रहे हैं, हाँ 2 बज रहे हैं, तो अभी चाय पीने का मज़ा आएगा। चलो, विद दैट नोट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू हिट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और ऐसा मत समझना मैं कोई व्लॉग वगैरह बना रहा हूँ, व्लॉग वगैरह मेरे से बनते नहीं है। ठीक है, बहुत हार्ड काम है वो,
यूट्यूबर्स तो बना लेते हैं, अपनी तो हालत ख़राब हो जाएगी। और उनके पास क्या क्या गियर होते हैं, आईफोन 14 वगैरह, हमें देखो रेडमी पे काम चला रहा है। चलो ठीक है, दैट नोट अगर अच्छा लगा हो गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल। बाय बाय।